नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्शन डे को समझने वाले हैं। अमेरिका के अंदर एक दिन फिक्स होता है जिस दिन अमेरिका के अंदर सभी चीज़ों के इलेक्शन होते हैं, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो, चाहे सेनेट का हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, चाहे उस राज्य के गवर्नर का हो। और कौन सा दिन होता है? तो नवंबर के पहले मंडे के बाद वाला ट्यूसडे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको। तो देखिए, नवंबर महीने के अंदर जो सबसे पहला मंडे आएगा, ठीक है, उसके बाद का दिन जो ट्यूसडे है, उस दिन अमेरिका में इलेक्शन होंगे और सभी चीज़ों के इलेक्शन होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस साल 2024 के अंदर 5 नवंबर के दिन इलेक्शन हुए थे, यानी कि 4 नवंबर को वहाँ का पहला मंडे आया और उसके अगले दिन 5 नवंबर को इस वर्ष इलेक्शन हुए। और इलेक्शन के अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के इलेक्शन हो जाते हैं। देखिए, अब सेंटर के अंदर आप देखेंगे ना, तो किसी भी गवर्नमेंट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी इसका काम होता है लॉ प्रोवाइड करना, मतलब किसी को भी न्याय देना। और जुडिशियरी के अंदर आती है कोर्ट। तो कोर्ट का तो किसी प्रकार का कोई भी इलेक्शन नहीं होता, तो इसको फिलहाल आप काट दीजिए। अभी फिलहाल आपको फोकस करना है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एग्जीक्यूटिव के अंदर तो प्रेसिडेंट और इनका इलेक्शन हर 4 वर्षों में होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ गए। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कानून बनने के बाद कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून को लागू करते हैं। तो कानून को लागू करने वालों को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और अमेरिका के अंदर कानून लागू करता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जबकि कानून बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। अमेरिका के अंदर लेजिस्लेचर को ही कांग्रेस भी कहा जाता है। ये हमारी वाली आईएनसी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस वहाँ के लेजिस्लेचर को कहा जाता है। और वहाँ की कांग्रेस के अंदर 2 भाग है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। पर वो लोग लोकसभा राज्यसभा ना करके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा, सीनेट मतलब राज्यसभा। तो देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 435 सीटें हैं और बस 2 साल का ही इनका कार्यकाल होता है, यानी कि 2 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, लोकसभा का इलेक्शन कराना पड़ेगा। जबकि अगर आप सीनेट का देखेंगे तो इसके अंदर 100 सीट होती है। और देखिए, अमेरिका के अंदर टोटल हैं 50 राज्य, तो हर राज्य को सीनेट की 2 सीट दी गई है। तो 50 × 2 100 हो गया। सीनेट के अंदर 100 सीटें। और कार्यकाल सीनेट का होता है 6 साल का। हमारे यहाँ भी राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। और इलेक्शन जिस प्रकार हम लोग के यहाँ पे हर 2 साल के अंदर एक तिहाई भाग का इलेक्शन होता है, उसी प्रकार अमेरिका के अंदर भी 1/3 भाग का इलेक्शन होता है सीनेट का। अब ये सीनेट का इलेक्शन भी खुद एक मुद्दा है, पर अभी हमारा जो अमेरिका के राष्ट्रपति का मुद्दा है उसको छोड़ के हम दूसरा भाग नहीं समझेंगे, तो भी अगली वीडियो के अंदर इसको भी समझ लेंगे। तो ये हो गया लेजिस्लेचर का भाग। अब देखिए, इलेक्शन के दिन वहाँ पे एक व्यक्ति कितने वोट डालता है। अगर वो इलेक्शन देने गया तो एक कमरा है जहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाजू में सीनेट का है, उसके बाजू में प्रेसिडेंट का है, उसके बाजू में गवर्नर का है। तो 4 वोट वहाँ का हर नागरिक करता है। एक करता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि 2 साल में भंग हो जाती है, तो इसके अंदर पूरी 435 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। दूसरा है सीनेट का, इसमें हर 2 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं और 1/3 भाग के ऊपर होते हैं। अगर आप 100 सीटों का 1/3 भाग निकालेंगे तो लगभग 33 सीटें आएंगी 2 साल के बाद। मतलब हर 2 साल के बाद 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं सीनेट में। और अगर आप वोट टू इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से है, ये हर 4 साल में होते हैं। और वोट टू गवर्नर इलेक्शन, गवर्नर हर स्टेट का होता है और इसका भी कार्यकाल 4 सालों का होता है। ठीक है, यानी कि हर 2-2 साल के ऊपर इलेक्शन होते रहेंगे। मान लीजिए इस साल वहाँ के लोगों ने चारों को इलेक्शन दिया है, चारों को वोटिंग की है, तो अगले साल इन 2 को ही करेंगे, क्योंकि इनका तो 4-4 साल का कार्यकाल है ना। तो अब आगे देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट समझते हैं। प्रेसिडेंट का आखिर इलेक्शन होता कैसे है? देखिए, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुना जाता, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं और अगर आप राज्य सरकार के अंदर देखें तो विधायक होते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ये केवल राज्य को मिलता है इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हिस्सा राज्य का है वहाँ के ही लोग वोट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई केंद्र शासित जगह है तो वहाँ के लोग इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन स्टेट। किसी एक स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सांसद और विधायक को समझ लीजिए, आप इलेक्टोरल कॉलेज भी समझ लेंगे। तो देखिए किसी भी स्टेट के अंदर कितने इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जगह कितनी है। सीनेट तो कांस्टेंट है, 2 वैल्यू रहेगी इसकी, मतलब हर स्टेट में 2 दिया गया है, पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आधारित है इलेक्टोरल कॉलेज। मान लीजिए कैलिफोर्निया के अंदर मान लीजिए 53 सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, तो इलेक्टोरल कॉलेज के उनको कितने सदस्य मिलेंगे, 53 + 2 55 कैलिफोर्निया को मिलेंगे। एक एग्जाम्पल था कैलिफोर्निया का। अब आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कितना होता है, तो इसके अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ का 435 और 100 इन दोनों को मिला के हमारे इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो इन दोनों को मिला के आ गया 535। हालांकि एक्चुअल सीट है 538, तो 3 सीट एक्स्ट्रा कैसे आ गई। देखिए वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, जहाँ पे ये सब जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पे चुनाव होने के बाद जो भी प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे जाके ही बैठेगा, पर वॉशिंगटन डीसी को जो है राज्य की मान्यता ही नहीं दी गई है। तो 1961 के पहले तक वॉशिंगटन डीसी ये मांग कर रहा था कि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आएगा वो वॉशिंगटन डीसी से ही बैठ के सारा काम करेगा, और हमारे पास हम क्योंकि राज्य नहीं है तो हमारे पास वोट करने की क्षमता ही नहीं है। अब अमेरिका के ऊपर ये दबाव बना कि आप या तो वॉशिंगटन डीसी को राज्य की मान्यता दो या फिर बिना राज्य की मान्यता दिए संविधान के अंदर संशोधन कर दो कि वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है उसके वहाँ के लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज मिलेगा, उनको भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करने का चांस मिलेगा। तो 23वां संविधान संशोधन हो गया 1961 के अंदर। इसके अंदर ये लिखा गया कि वॉशिंगटन डीसी को इलेक्टोरल कॉलेज मिलेगा। इसी प्रकार अब बताइए यहाँ पे 3 सीटें इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वॉशिंगटन डीसी को दी गई है, तो आखिर 3 ही क्यों दी गई, 1 भी दे देते, 2 भी देते, क्यों 3 ही दी गई। क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये प्रस्ताव रखा गया था कि अमेरिका के अंदर जिस भी राज्य के अंदर सबसे कम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट होगी उतनी ही सीट वॉशिंगटन डीसी को भी मिलेगी। अब किसी भी राज्य को कम से कम एक मेंबर तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर मिलेगा ही, और क्योंकि सारे राज्यों को 2 सीटें सीनेट की दी गई है तो 1 + 2 3 हो गया, इसीलिए वॉशिंगटन डीसी को 3 सीटें मिली हैं। ये 3 सीटें कहाँ पे हैं, तो अलास्का में है और एक न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे भी 3 ही सीट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 1959 के अंदर एक विधेयक पास किया गया था। इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 2 स्टेट हैं अमेरिका के, ये सबसे नए स्टेट हैं। 50 स्टेट में ये 2 सबसे नए स्टेट हैं, एक है अलास्का और एक है हवाई। तो 49th स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज अलास्का एंड 50th स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज हवाई। हवाई एक द्वीप है, बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसकी राजधानी है होनोलुलु। ठीक है, तो देखिए अलास्का ना एक समय में अमेरिका का भाग नहीं था, ये था यूएसएसआर का भाग, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, सोवियत रशिया, यूएसएसआर का भाग था अलास्का। ये अलास्का अमेरिका के पास कैसे आया। देखिए 1865 के अंदर क्या हुआ, अब्राहम लिंकन साहब की मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उस टाइम पे यूएसएसआर के अंदर बहुत ज़्यादा भुखमरी हो गई थी। वहाँ की सरकार के पास खुद के पास पैसा नहीं था। अब जब अब्राहम लिंकन साहब मरते हैं तो अब्राहम लिंकन का जब वो जिंदा थे तो वाइस प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जॉनसन। तो अब्राहम लिंकन के मरने के बाद एंड्रयू जॉनसन बन जाते हैं प्रेसिडेंट। एंड्रयू जॉनसन को सबसे बेकार प्रेसिडेंट अब तक का अमेरिका का कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दास व्यवस्था को वापस शुरू करने की बात की थी। अब्राहम लिंकन पूरी तरीके से ख़त्म किए थे दास व्यवस्था को, और ये एंड्रयू जॉनसन दास व्यवस्था को चालू करने के लिए कुछ कदम उठा रहे थे। पहली बार किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट भी इनके खिलाफ ही हुआ था, एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ। हालांकि बस 1 वोट से इनका इम्पीचमेंट रह गया था, नहीं तो इम्पीचमेंट हो जाता, और आज तक किसी का भी इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है अमेरिका के अंदर। ठीक है,
तो देखिए एंड्रयू जॉनसन जो थे ना, हालांकि इनको अमेरिका का कोई भी नागरिक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बहुत बुरा करते थे लोग इनके साथ। पर अब एंड्रयू जॉनसन ना एक टाइम पर इनको चमकने का मौका मिला। कब? जब यूएसएसआर ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपने अलास्का के हिस्से को बेच दें। यूएसएसआर मतलब अगर आप आज के रशिया का भाग देखेंगे तो रशिया में एकदम नॉर्थ से राइट साइड मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे तो एक स्टेट है अलास्का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। उस टाइम पे वो रशिया के अंदर था। और अलास्का का भाग एकदम टच है कनाडा से। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब अलास्का बिकना था, जब यूएसएसआर बेच रहा था अलास्का को, तो कनाडा ने ही क्यों नहीं खरीद लिया, क्योंकि कनाडा की तो भूमि से सटा हुआ है वो। अब देखिए इसके पीछे भी कारण है। कनाडा उस टाइम पे था इंग्लैंड की कॉलोनी, उस टाइम तक इंग्लैंड की कॉलोनी था कनाडा। और यूएसएसआर यानी कि रशिया और ब्रिटेन का एक दूसरे के बीच बिल्कुल नहीं जमता था। इसीलिए सोवियत रशिया ने कहा कि हम कनाडा को नहीं बेचेंगे क्योंकि वो ब्रिटेन का हिस्सा है। तो अमेरिका के एंड्रयू जॉनसन ने तुरंत कहा कि हम इसको खरीद रहे हैं, और महज $72,000 के अंदर 72 लाख डॉलर के अंदर एंड्रयू जॉनसन ने अलास्का को खरीद लिया था। उस टाइम पे लोग ये भी बोल रहे थे कि अलास्का को खरीद के आखिर हुआ है क्या। अलास्का के अंदर तो दिन भर बर्फ़ पड़ती रहती है, दिन नहीं होता, रात नहीं होती, बस दिक्कत है, सिर्फ बर्फ़ है वहाँ पे। पर उसके अगली सेंचुरी के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर अलास्का के अंदर सोने की खदानें मिलने लगी। उस टाइम पे रशिया भी सोचा होगा कि हमने बेच करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और अमेरिका ने भी ये सोचा था कि एंड्रयू जॉनसन तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम करके गए। वहाँ पर सोना की खदान मिली और बहुत ज़्यादा सोना अलास्का के भाग से निकला था। ये बात हो गई, हमारा पूरा हो गया है। अब हम कुछ देखते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज ऑफ यूएस। देखिए अमेरिका के अंदर ना बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे अमेरिका ने हड़प के रखा है जो कि अमेरिका का राज्य नहीं है। मतलब वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, पर वहाँ पे गवर्नर है। गवर्नर वहाँ की सारी चीज़ों को मेंटेन किए रखा है। पर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर हम अमेरिका का भाग हैं तो हमको भी इलेक्टोरल कॉलेज प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि हम भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर अपनी भूमिका जता सकें। तो बहुत सारे अभी ऐसे द्वीप हैं या कुछ जगह हैं जो कि अभी अमेरिका का भाग होने वाले हैं। तो कुछ दिनों के अंदर अमेरिका का जो अभी 50 स्टेट है वो बढ़ के 54-55 में हो सकते हैं। इस बार के इलेक्शन के कुछ मुख्य उम्मीदवार देखेंगे तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप जहाँ रिपब्लिकन पार्टी के थे, वहाँ पे कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। देखिए अमेरिका के अंदर जब कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्टोरल कॉलेज का वोट देने जाएगा, हालांकि 4 वोट देने होते हैं, उसमें से अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज वाले वोट को देखेंगे तो वहाँ पे वोटिंग के समय वो जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर पहले ट्रंप लिखा होगा और उसके नीचे ट्रंप का जो प्रतिनिधि उस एरिया से खड़ा होगा उसका नाम लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर, और हैरिस का ऊपर हैरिस का नाम लिखा रहेगा, कमला हैरिस, और हैरिस का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो उसका उम्मीदवार है, उसका नाम नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये नहीं भी जानता है कि ट्रंप को रिप्रेजेंट हमारे एरिया से कौन कर रहा है, तो वहाँ पर ट्रंप का नाम डायरेक्ट लिख देते हैं। और अगर वो ट्रंप का नाम नहीं जानता है, किसी व्यक्ति का नाम जानता है जिसको उसको वोट करना है, तो उसका नाम भी दिया होता है। यानी कि अगर कोई भी वोटर है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। अब देखिए अमेरिका के चुनाव के अंदर, प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर एक बहुत ही बेकार चीज़ है, मालूम नहीं किसने बनाई है, वो है विनर टेक ऑल। और बहुत ख़राब भी है। कई बार ऐसा लगता है, मतलब हमेशा जब ऐसा प्रतीत होता है कि इसी व्यक्ति की सरकार बन जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा कम वोट मिलते हैं, जबकि जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा होता है कि ये कभी नहीं बन पाएगा प्रेसिडेंट, वो बहुमत से प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यह है विनर टेक ऑल। इसके नाम से ये समझ में आता है कि विनर जो है वो सारी सीटें ले जाएगा। इसको और समझते हैं हम लोग। देखिए अमेरिका के 50 स्टेट में से 48 स्टेट ने एक्सेप्ट किया है कि विनर टेक ऑल हमारे यहाँ चलेगा। वो कहते हैं कि हमारी परंपरा है विनर टेक ऑल। जबकि 2 स्टेट जिसने विनर टेक ऑल को एक्सेप्ट नहीं किया है वो है माइने और नेब्रास्का। ये 2 अच्छे स्टेट हैं, अच्छा वो इन्होंने विनर टेक ऑल एक्सेप्ट नहीं किया है। इनके यहाँ से जो व्यक्ति जहाँ से जीतेगा वो व्यक्ति इलेक्टोरल कॉलेज में जाएगा उस पार्टी के, यानी कि जो जितना जीतेगा वो उतना ही ले जाएगा। अगर आप विनर टेक ऑल के ऊपर ध्यान देंगे तो मान लीजिए टेक्सास कोई एरिया है, टेक्सास एक जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ वो एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर 52% जितने सीटें हैं वो ट्रंप के लिए आ गई, 38% आ गई हैरिस के लिए और 10% अदर्स के लिए आ गई। तो अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो जितनी सीट जिस व्यक्ति ने जीती है, जिस पार्टी ने जीती है, उतनी सीटें उस पार्टी को जानी चाहिए थी। पर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 50% से ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं, सारी सीटें उस स्टेट की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगी। मान लीजिए अगर 50 सीटें हैं
उसमें से 26 सीटें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और बची हुई 24 सीटों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई है, उसके उम्मीदवार हार गए हैं। पर क्योंकि 52% सीटें ट्रंप जीत चुके हैं, सारी सीटें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप लेके चले जाएंगे। जब आम जनता इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट कर देगी, उसके बाद अब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट करेंगे प्रेसिडेंट के अंदर, वो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो अब इलेक्टोरल कॉलेज का वोट देखते हैं कब होता है। तो दिसंबर महीने के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज का वोट होगा। अभी जो सारी मीडिया कह रही है डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, उनने अपने कुछ निर्णय ले लिए हैं, अभी वो निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी तक उनकी शपथ ग्रहण हुई ही नहीं है। 20 जनवरी को होती है शपथ ग्रहण। उसके पहले, शपथ लेने के पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पॉलिसी नहीं ला सकता है। वो अनाउंसमेंट होती है जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो कोई पॉलिसी नहीं लाए हैं अभी, क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण अभी किया ही नहीं है। तो देखिए दिसंबर के किस समय में होता है, तो मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे। बहुत दिक्कत वाली बात है इसके अंदर, मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे क्या है ये सब। देखिए इस साल जो है 6 जनवरी के दिन आएगा हमारे 6 जनवरी नहीं, माफ़ कीजिएगा, 8 जनवरी के दिन आएंगे रिज़ल्ट, एक्चुअल रिज़ल्ट जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों ने वोट करने के बाद प्रेसिडेंट चुना है। तो देखिए इस वर्ष 8 जनवरी के दिन आने वाले हैं रिज़ल्ट। अब देखिए जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं वो आखिर वोट कहाँ करेंगे, क्योंकि उनके लिए पर्सनली तो वहाँ की कांग्रेस जो है उनके घर पे नहीं आएगी वोट लेने के लिए। तो एक स्टेट की राजधानी के अंदर, मान लीजिए कैलिफोर्निया स्टेट की राजधानी के अंदर, वहाँ के सारे जितने भी लोग इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर किसी एक पार्टी के थे वो आ जाएंगे और उस राजधानी के अंदर होगा वोट प्रेसिडेंट के लिए। इसको हम कहते हैं फेथफुल इलेक्शन। देखिए फेथफुल इलेक्शन एक बड़ा टर्म है, क्योंकि देखिए जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं किसी भी पार्टी द्वारा, उनको एक शपथ खिलाई जाती है कि अगर आप मेरे प्रतिनिधित्व के लिए खड़े हो रहे हैं और अगर हमारी पार्टी उस स्टेट से जीत गई, तो जब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होंगे तब आप ये शपथ खाइए कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट के अंदर आप हमें ही वोट करेंगे। इसको हम कहते हैं फेथफुल इलेक्शन। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो उम्मीदवार है वो उस पार्टी से जीतने के बावजूद भी अपने प्रेसिडेंट को वोट नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, पर अमेरिका के अंदर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं पास किया गया है कि जो इस प्रकार के अनफेथफुल उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अगर उन्होंने शपथ खाई है तो उनको अपनी शपथ के ऊपर मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, तो 6 जनवरी के दिन, 8 जनवरी के दिन कांग्रेस, अब देखिए जब वोट की काउंटिंग होगी तो वहाँ पे दौड़ के चल के आ जाएगी कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस जो है वोट की गिनती करवाएगी, और वोट की गिनती कहाँ करवाएगी, तो वो कराएगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग के अंदर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग के अंदर कांग्रेस जो है वो वोटिंग कराएगी, और इसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सारे लोग और सीनेट के कुछ लोग मिल करके काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो बहुमत अमेरिका के अंदर है 270 की। अगर 270 सीट से ज़्यादा किसी व्यक्ति को मिल गए तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। और मान लीजिए कि किसी को बहुमत नहीं मिली, 3 कैंडिडेट हैं, 3 में से एक को 200 और एक को 200 मिल गए, एक को 100 मिल गए, एक को मिल गए 50, 270 किसी को नहीं मिला। इस समय में क्या होगा कि जो कांग्रेस है ये तुरंत इलेक्शन कराएगी, जिसे हम कहते हैं कंटिजेंट इलेक्शन। इस कंटिजेंट इलेक्शन के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो है काम करेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट को और सीनेट इलेक्ट करेगी वाइस प्रेसिडेंट को। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को पहले समझते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा प्रेसिडेंट को, और देखिए जो टॉप के 3 लोग होंगे, हालांकि इस साल जो टॉप के 2 ही लोग, तो हम लोग 2 ही समझते हैं अभी, ठीक, 2 समझते हैं। तो ट्रंप है और हैरिस है। इन दोनों के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग कराएगा, और क्योंकि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं तो हर स्टेट से एक एक व्यक्ति जो है वोट करेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। तो कुल मिला के जो होंगे 50 वोट होंगे और बहुमत हो जाएगी 26 की।
अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर किसी भी व्यक्ति को 26 वोट से ज़्यादा मिल गए तो वो व्यक्ति उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। और तो सीनेट कैसे काम करता है वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए? तो देखिए, सीनेट के अंदर फिक्स है कि हर स्टेट को 2-2 सीटें मिलेगी, तो कुल मिलाकर के 100 सीटें होती हैं। और जितने भी 100 मेंबर होते हैं वो सभी लोग वोट करते हैं, और 51 जिस भी व्यक्ति को मिल गए वो हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों का शपथ ग्रहण एक ही दिन होगा, 20 जनवरी को। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्शन इन अमेरिका ख़त्म होता है। लंबा टॉपिक था ये, 3 वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को समझ पाए हैं। कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसके पहले की 2 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।